कल्पित स्थान हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिएगा पेज नंबर 895 पे, चरक उत्तरार्ध में पेज नंबर 895, जहाँ मदन फल कल्प अध्याय चल रहा है। 895 पे देखिएगा श्लोक नंबर 11 नंबर में देखिएगा, यहाँ पे आया होगा 11 नंबर की पहली लाइन में लास्ट में आया निवात प्रवात एक देशे सुकर के आया होगा एक शब्द। निवात प्रवात एक देशे, उसको अंडरलाइन करिएगा और लिख लीजिएगा निवात प्रवात एक देशेषु कुमारागार और भैंसजागार के लिए आया हुआ है। कुमारागार शारीर में हम लोग पढ़ेंगे, कुमारागार, भैंसजागार एवं आतुरालय के लिए। आतुरालय तो निवात प्रवात एक देशेषु भैंसजागार, कुमारागार एवं आतुरालय के लिए। ठीक है, लिखा हुआ इस प्रकार औषधि का संग्रह कर, जो विभिन्न समय में हमने बताया कल आपको, मूल, पत्र, शाखा और सार, कंद, इन सब का संग्रह किस टाइम में करना है। इस प्रकार औषधियों का संग्रह कर उस औषधि के गुणों के अनुकूल गुण वाले पात्रों में रखे हुए, यानी उसी के अनुकूल गुण वाले पात्र में भी रखना है। किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लो। पूर्व या उत्तर की दिशा के द्वार वाले घर के भीतर, ये पूर्व और उत्तर को अंडरलाइन करिएगा। प्राग है ना, प्रागुदक द्वारेशु अंडरलाइन करिएगा उसको। निवाद, और जहाँ पे ऐसी, यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको औषधि को कलेक्ट करने के बाद जो ड्रग हैं, रॉ मटेरियल हैं, उन रॉ मटेरियल को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे वायु का प्रवेश ना हो, है ना, जिससे कि उनमें जो है जर्म वगैरह, इन कीड़े वगैरह ना लगने पाए, ऐसी जगह पे रखना है वहाँ पे आपको। और उसका मार्ग जो होता है, जो दरवाजा होना चाहिए, वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और आपको पता है उत्तर पूर्व की जो दिशा होती है उसको ईशान कोण कहा जाता है, तो उसको ईशान कोण भी आप समझिए उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पॉइंट, प्राग उदक द्वारेशु और निवात प्रभात एक देशेषु, इन दोनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि औषधि को जो आपने संग्रह किया है उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, जहाँ पे वायु इन सब का प्रवेश न होने पाए, ऐसी जगह पे आपको सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट पेज पे आइएगा। दोषानुसार सहपान, उन संग्रहित औषधियों को दोष के अनुसार प्रयुक्त करना चाहिए। यदि वात की विकृति हो तो सुरा, सवीर, तुशोदक इन सब के साथ में, और पित्त की विकृति हो तो द्राक्षा और आंवला, मधुयष्टि इन सब के साथ में प्रयोग करना है। और कफ की विकृति में मधु या गोमूत्र, इसके पहले भी हमने आपको बताया है कि कफ की बात होगी तो गोमूत्र आएगा, तो कफ की विकृति में मधु गोमूत्र के साथ में प्रयोग करेंगे। पित्त की विकृति में है द्राक्षा है, आम्लकी है और मधुयष्टि है, उसको याद रखना है आपको। है तो बहुत, जो मुख्य मुख्य है उसमें क्षीर भी आया होगा, पित्त वाले में आप देखिएगा क्षीर भी आया होगा। तो वात पित्त कफ, यहाँ पे एक चार्ट बनाइएगा कि वात में किसके साथ में, पित्त के किसके साथ में, और कफ कफज व्याधि में किसके साथ में अनुपान रहेगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा। वमन फल का संग्रह, वमन द्रव्यों में मदन फल सबसे श्रेष्ठ होता है, इसीलिए उसकी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। इसका उपद्रव पहली लाइन में आया हुआ है श्लोक में, देखिए 13 नंबर श्लोक में, पेज नंबर 896। अनपायित्वात मिला, अनपायित्वात अंडरलाइन करिएगा उसको। फिर उसके बाद हिंदी में देखिएगा सेकंड लाइन, कम उपद्रव करने वाला, अनपायित्वात मतलब उसका उपद्रव कम होता है। उपद्रव कम होने से, और देखिए लिखा हुआ है बसंत ग्रीष्मयोर अंतरे, बसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच में, ये हम आपको कल लिखाए थे सर। तो मदन फल का जो संग्रह होता है, वैसे तो वमन विरेचक द्रव्यों का संग्रह जो होता है बसंत ऋतु के अंत में करते हैं, लिख लीजिए वमन एवं विरेचन द्रव्यों का संग्रह, वमन एवं विरेचन द्रव्यों का संग्रह बसंत ऋतु के अंत में करते हैं, बसंत ऋतु के अंत में करते हैं।
मदन फल का संग्रह बसंत और ग्रीष्म ऋतु के मध्य में। नक्षत्र कौन सा होगा देखिएगा उसी के बाद, बसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच में, उसके बाद देखिएगा PAM लिख लीजिएगा। पुष्य नक्षत्र, अश्विन अथवा मृगशिरा, तीनों को अंडरलाइन करिएगा। पुष्य नक्षत्र, अश्विन एवं मृगशिरा। मुहूर्त लिखा हुआ है, एक मुहूर्त का नाम होगा मैत्री मुहूर्त। मैत्री मुहूर्त, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैत्री मुहूर्त को अंडरलाइन करिएगा श्लोक में भी। पुष्य नक्षत्र सेकंड लाइन श्लोक में आया होगा, पुष्य नक्षत्र सेकंड लाइन देखिएगा, पुष्य, उसको अंडरलाइन करिएगा और मैत्री मुहूर्त को अंडरलाइन करिएगा। उसमें कई चीजें लिखी होंगी। मैत्री मुहूर्त में आपको इस मदन फल का संग्रह करना है, ठीक है। संग्रह करने के बाद जो मदन फल पके हुए हों, हरे न हो, पांडु वर्ण के हो गए हों, कृमि न हो, दुर्गंध न आती हो, जिन्हें जंतु यानी जिसमें कृमि न लगे हों, कीड़े न लगे हों, जिनका फल छोटा न हो, ऐसे मदन फलों को लेकर उसे साफ करके कुशा की पोटली में बांधना है। उसके ऊपर से गाय का गोबर लगाकर कुशा की एक पोटली बना के उसमें रखना है। फिर गाय के गोबर से एक लेप करना है। फिर जौ के भूसे, उड़द, इन सब में उसको रखना है। एक की राशि में 8 दिन तक रखना है। मतलब इस तरीके से इसको जो है लपेट करके 8 दिन तक रखना है मदन फल को। एक उसमें लाइन है, उस समय मदन फल कोमल हो जाते हैं, उसमें मधु के समान उत्तम गंध आती है। 8 दिन के पश्चात उसमें से लिखा हुआ है मधु के समान गंध। मध्विष्ट गंध अंडरलाइन करिएगा, 1 2 3 4 5वीं लाइन देखिएगा, मध्विष्ट गंध को अंडरलाइन करिएगा। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, एक बार फिर से उसको रिवाइज करिए। 13 नंबर श्लोक में अनपायित्वात को अंडरलाइन करने को हमने बताया, पुष्य को, मैत्री मुहूर्त को, ठीक है ना, और मधु के समान उत्तम गंध आने लगती है। आगे आ जाइएगा। वमन कर्म जनरली जब कराते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी वमन कर्म कराते हैं तो एक दिन पहले क्या होता है कि कफ को उत्क्लेशित करने वाले आहार का सेवन कराते हैं। कौन से दोष को उत्क्लेशित करते हैं, बढ़ाते हैं? कफ को, ठीक है। और एक बात चरक ने और बताई है कि जब कफ बढ़ा रहेगा तो वमन इजीली हो जाता है। और विरेचन कब इजीली होगा? जब पित्त बढ़ा रहेगा। से बड़ा होगा। जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब, जब कफ कम रहेगा। इन्होंने वमन और विरेचन में कफ को ही रेफरेंस माना है। जब कफ बढ़ा रहेगा तो वमन इजीली होगा, जब कफ घटा रहेगा तो विरेचन इजीली होगा, ठीक है। वाग्भट ने आपका ये आंसर दिया, पित्त बढ़ा रहेगा तो विरेचन इजीली होगा, और कफ बढ़ा रहेगा तो वमन इजीली होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। हमने आपको सिर्फ इतना बताया, आपको ये याद रखना है कि वमन कर्म कराने से पहले कफ को क्लेशित करना होता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदी पढ़ेंगे हम लोग। जिस व्यक्ति को वमन कराना आवश्यक है, ऐसे रोगी को वमन कराने के पूर्व 2 अथवा 3 दिन तक स्नेहन और स्वेदन यानी पूर्व कर्म कराना है। स्नेहन और स्वेदन पूर्व कर्म के रूप में। फिर लिखा हुआ है जब कल वमन कराना हो तो एक दिन पहले, जैसे कल प्रातः काल वमन कराना है तो आज सायंकाल को ग्राम्य आनूप, ये सब क्या है, कफ को बढ़ाने वाले, ग्राम्य आनूप को अंडरलाइन करिएगा। और श्लोक इसी पेज पे 897 पे पहली लाइन में लास्ट वर्ड आया है, ग्राम्य आनूप औदक मांस रस, क्षीर दधि मांस तिल शाकादि भी, पूरा अंडरलाइन कर लीजिए उसको। मिला कि नहीं मिला? 897 पे पहली लाइन का लास्ट वर्ड ग्राम्य सर आनूप। मिल गया। यस मैम। तो आपको यही कफ को क्लेशित करने के लिए इन्हीं द्रव्यों का सेवन कराना है। थोड़ा सा अभी तक हम लोग स्कैन से पढ़ रहे थे, आदत पड़ी हुई वो वाली, थोड़ा सा जब हैबिट बन जाएगी ना तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हर चीज़ स्कैन से पढ़ेंगे तो उसका आदत बहुत गंदा होता है, इसलिए इस तरीके से पढ़ने की हैबिट डालिए।
ग्राम्य आनूप औदक मांस रस क्षीर दधि मांस तिल शाक आदि भी इनका प्रयोग कर रहे हैं। और देखिएगा नीचे, जब इनके सेवन से, हिंदी की 5वीं लाइन, जब इनके सेवन से कफ का क्लेश हो जाए और दूसरे दिन प्रातः काल यदि रोगी का, याद रखिएगा जीर्ण आहार आया हुआ है सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड, जीर्ण आहार, यानी कि जब आहार, रात का आहार जीर्ण हो गया हो। मिला जीर्ण आहार, कभी भी अजीर्ण की कंडीशन में नहीं, यस सर। जीर्ण आहार हो जाने पर, खाया हुआ आहार पूर्ण रूप से पच गया हो तो प्रातः काल में, पूर्वाहन शब्द आया होगा, जीर्णाहार के बाद एक शब्द आया होगा पूर्वाहन, तो वहां से पूर्वाहन से हम वमन का काल बता सकते हैं कि वमन किस टाइम करते हैं, पूर्वाहन में। तो पूर्वाहन में आपको करना क्या है, देखिएगा, प्रातः काल यदि रोगी का रात का खाया हुआ आहार पूर्ण रूप से पच गया हो तो प्रातः काल में बलि होम ये सब मंगलाचरण वगैरह करवा के उसका पेट खाली हो तो यवागु के साथ घृत की पूर्ण मात्रा पिलाएं। यानी वमन कर्म के पहले क्या करना है, यवागु को घृत के साथ में देना है। थर्ड लाइन में आया है यवाग्वाह घृत मात्रा पितवंतम, अंडरलाइन करिएगा, यवाग्वाह घृत मात्रा पितवंतम, क्योंकि पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो है इसी में है, मदन फल कल्प में ही है। फिर 12वां चैप्टर भी थोड़ा सा है, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो यवागु और घृत की मात्रा पिलाने के बाद यथाविधि तैयार करके रखे गए जो मदन फल का आपने योग बनाया हुआ है, वामक योग, क्या क्या उसमें, मदन फल पिपली को नख भीतर, अंतर नख मुष्टि करके एक शब्द आया होगा, फोर्थ लाइन में आया है, अंतर नख मुष्टि मिला फोर्थ लाइन में, फल पिपली नामांतर नख मुष्टि, चौथी लाइन देखिएगा श्लोक में, तासाम फल पिप्पली नामांतर नख मुष्टि, 897 पे ही, नहीं मिला। मिल गया सर। यस सर। इसका जो सेवन करना है अंतर नख मुष्टि, अंतर नख मुष्टि मतलब ये नाखून को अंदर करके अगर हम मुष्टि बांधते हैं, मुट्ठी बांधते हैं तो इसी को अंतर नख मुष्टि कह रहे हैं। ठीक है ना, नाखून अंदर, एक होता है ये बाहर, देखिएगा ये नाखून बाहर है और इसको हमने अंदर के तो अंतर नख मुष्टि हो गया, यानी नाखून अंदर के साइड हो गए, ये बाहर है नाखून दिख रहे हैं, ये अंदर हो गया है ना, तो अंतर नख मुष्टि प्रमाण में लेना है मदन फल को, और बंधी हुई मुट्ठी में जितना आ जाए उतनी मात्रा में, अथवा जितनी मात्रा उस व्यक्ति के लिए देना आवश्यक हो उतना लेकर कूट लें। मदन फल, मुलेठी, कोविदार, करबुदार, कदम्ब ये सब नाम दिए हुए हैं, अपामार्ग भी आया होगा उसमें देखिएगा, तो इसमें आप मदन फल आदि कर लीजिएगा, है ना, मदन फल आदि का प्रयोग कर रहे हैं वमन के लिए। साथ में मधु और सैंधव को अंडरलाइन करिएगा, मधु और सैंधव को, नहीं मिला, मिल गया सर। मधु और सैंधव को अंडरलाइन करिएगा, फिर नीचे आइएगा, इस इससे औषधि का अभिमंत्रण कर, एक मंत्र बताया गया है कि इस मंत्र का जो है वैद्य को जो है उच्चारण करना चाहिए, ओम ब्रह्म दक्षाश्वी स्वादि 4 पंक्ति ऐसे करके वहां पे आया हुआ है, एक मंत्रोच्चार करने के लिए आया हुआ है ना, और इस मंत्र का उच्चारण करके औषधि का अभिमंत्रण कर, उत्तर मुख या पूर्व मुख, बार बार जो मुख है वो आप देख रहे होंगे ईशान कोण की तरफ ही करने के, यानी उत्तर या पूर्व की ओर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, विशेषतः कफज ज्वर गुल्म प्रतिशाय के रोगी को पिला दें। अब यहाँ पे इन्होंने ये इंडिकेशन दे दिया है कि किस प्रकार के रोगी को देना है, कफज व्याधि वाले को, है ना, तो कफज को अंडरलाइन करिएगा, श्लेष में आया होगा इस श्लोक में, देखिएगा जहाँ श्लोक खत्म हो रहा है ना नीचे से तीसरी लाइन देखिएगा, पायेश श्लेष्म ज्वर गुल्म प्रतिशायार्थ विशेषण पुनः पुनरा पित्त गमनात्।
पित्तांत वमनम लिख लीजिए, पित्तांत वमनम। और कफांत विरेचनम होता है। कभी सुना है ये शब्द? पित्तांत वमनम यानी कि वमन के अंत में क्या निकलता है? पित्त निकलता है। पित्त के निकलने तक वमन कराते हैं और कफ के निकलने तक विरेचन कराते हैं। तो पित्तांत वमनम कफांत विरेचनम, देखिए आया होगा एक लाइन, क्या लिखा हुआ है? पित्त के निकलने तक वमन कराएं। और तब तक वमन कराना है जब तक, बिल्कुल लास्ट लाइन देखिएगा, जब तक वमित द्रव्य में पित्त का दर्शन न होने लगे। यानी जब तक वामक द्रव्य जो निकल रहा है, जो वेग के साथ जो द्रव्य निकल रहे हैं, जो वमित आपने जो पिलाया है औषधि, उसके बाद में जब तक पित्त आपको न दिख जाए तब तक वमन कराना चाहिए। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बार बार देना चाहिए उसको, औषधि तब तक देना चाहिए। ये जो आपने प्रिपरेशन बनाया है वमन कराने के लिए, ये तब तक देना है जब तक वमन ना हो जाए, पित्त निकल ना जाए, है ना, क्योंकि पित्तांत वमनम ये उसका लक्षण है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, स्नेहन के एक दिन बाद वमन, स्नेहन के एक दिन बाद वमन तथा स्नेहन के 3 दिन बाद विरेचन। एक दिन बाद वमन और 3 दिन बाद विरेचन। एक क्वेश्चन आता है कि वमन जो द्रव्य हम बनाते हैं उसमें मधु और सैंधव का प्रयोग क्यों करते हैं? पेज नंबर 898 पे आ जाइए, 898 पे श्लोक नंबर 15 देखिए, मिला श्लोक? Yes, sir. सर्वेषु तु मधु सैंधवम कफ विलयन छेदायम छेदार्थम। मतलब जो मधु और सैंधव होता है वो कफ को विलयन करता है और छेदन करता है ना। तो याद रखिएगा, सभी प्रकार के वमन योगों में कफ को पिघलाने और कारगर, छेदन का मतलब होता है, आपने देखा होगा छन्नी हथौड़े से खुरच खुरच के किसी चीज को बाहर निकाला जाता है। तो छेदन कर्म वही होता है कि, छेदन कर्म यही होता है कि खुरच खुरच के किसी चीज को बाहर निकालना। हालांकि लेखन भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जब हम औषध कर्म आपको पढ़ाएंगे तो हम डिफरेंस क्या होता है छेदन में लेखन में, वहां पे हम बताएंगे। तो जो चिपके हुए हैं उनको जो है बाहर निकालने के लिए काट काट कर बाहर निकालता है, वो छेदन कर्म हो गया। तो क्या किया और इसने, विलयन करेगा यानी कि द्रव्य, हेलो, हाँ खुश रहो, बताओ। अंदर हैं या क्लास ले रहे हैं? ऑनलाइन क्लास मोबाइल से होने के ले रहे हैं, बताओ। हम्म, कहाँ हो, कहाँ हो तुम? यहाँ पे हो क्या? यहीं पे हो क्या तुम? अच्छा अच्छा, बात कराएं क्या मम्मी से? ठीक है, रुको। लिख लीजिएगा, अपक्वमनम, अपक्वमनम, अपक्वमनम पच्यमान विरेचनम, अपक्वमनम पच्यमान विरेचनम। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो वमन द्रव्य होते हैं उनको अपना एक्टिविटी करने के लिए, कर्म करने के लिए पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपक्वावस्था में ही, अपक्व ही जो है अपना वो कर्म कर जाते हैं, वमन करा देते हैं। और जो विरेचन औषधि होते हैं वो पच्यमान अवस्था में, वही लिखा है हमने, पच्यमान विरेचन, है ना। तो विरेचन औषध पच्यमान अवस्था में
और वमन द्रव्य जो हैं अपक्व अवस्था में ही वमन करा देते हैं। एक पॉइंट और लिखिएगा, कफ, कफ लिखिएगा, बढ़ा हुआ एरो ऊपर बनाइएगा, कफ लिख के एरो इंक्रीज वाला बनाइए, यानी कफ अगर बढ़ा रहेगा तो क्या होगा, सुखपूर्वक वमन। कफ बढ़ा हुआ है तो सुखपूर्वक वमन। तो लिखिएगा कफ डिक्रीज वाला एरो बनाइएगा, मतलब घटा हुआ है, कफ कम रहेगा तो सुखपूर्वक विरेचन, सुखपूर्वक विरेचन। पेज पलटिए। अभी हमने आपको क्या लिखा है कि वमन कर्म कराने से पहले कैसे आहार देने चाहिए। ग्राम्य आनूप और औदक मांस लिखाया। ग्राम्य आनूप औदक मांस एक दिन पहले सायंकाल को देना चाहिए कफ को क्लेशित करने के लिए। बोलो भाई। यस सर। लिखिएगा विरेचनार्थ जांगल मांस एवं यूष। विरेचन के लिए जांगल मांस एवं यूष का प्रयोग। जांगल मांस एवं यूष का प्रयोग विरेचनार्थ। क्या करेगा ये जांगल मांस और यूष, कफ उत्क्लेशनार्थ, कफ उत्क्लेशनार्थ। सर बोलो। ये जो जांगल मांस और यूष है वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग वमन में, ग्राम्य आनूप औदक मांस जो कर रहा था, क्या कर कुछ रहा नहीं था, सर। कफ का उत्क्लेश कर रहा था। लेकिन यहाँ जांगल मांस और यूष क्या करेगा, मल का उत्क्लेश करेगा। पेज नंबर 901 पे बिल्कुल नीचे आ जाइएगा, 27 नंबर श्लोक देखिएगा, 27 नंबर श्लोक देखिएगा, मदन फल के पर्याय दे रखे हैं। मिला 27? यस सर। मदन है, करहाट है, राठ है, पिंडितक फल मिला होगा वहां पे आपको। पिंडितक फल वहीं लिख रही, पिंड फला जो है इक्ष्वाकु को बोलते हैं। जो तीसरा चैप्टर है इक्ष्वाकु जो हम लोग पढ़ेंगे, उसको वहां पे हम लोग पढ़ेंगे पिंड फला कहते हैं। इक्ष्वाकु को पिंड फला कहते हैं। और पिंडितक फल किसको बोल रहे हैं, मदन फल। मदन फल किसी ने देखा है कभी, मदन फल देखा है कभी, नहीं देखा है। इसके स्टेम पे आप देखेंगे कांटे होते हैं, नुकीले नुकीले कांटे होते हैं बड़े बड़े। और खासियत क्या होती है कि अगर एक कांटा इधर निकला हुआ तो दूसरा कांटा दूसरे साइड अपोजिट 180 डिग्री पे होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में होते हैं। एक अगर इस टाइम पे इस साइड से निकल रहा है तो दूसरा ठीक उसी के सीध में दूसरे साइड से निकलेगा। अभी क्लास के बाद आपको हम फोटो भेज देंगे मदन फल का। रैंडिया स्पाइनोसा फैमिली क्या है मदन फल का, रूबिएसी। चलो आगे बढ़ो। तो ये आपका मदन, करहाट, राट, पिंडितक फल, और एक इम्पॉर्टेंट है श्वसन। श्वसन भी इसी का पर्याय है। और एक और लिख रही है विष पुष्पक, विष पुष्पक, ये भी मदन फल को ही बोलते हैं। एक और पॉइंट है बदर की, क्वेश्चन आया हुआ ये, बदर की विभिन्न कल्पनाओं के साथ, बदर यानी बेर को बोलते हैं, बदर की विभिन्न कल्पनाओं के साथ मदन फल के योग। थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ, क्या है इतना एकदम मायूस मायूस से एकदम। बदर की विभिन्न कल्पनाओं के साथ मदन फल के योग, कुल 10 योग बताए हैं। कहाँ पे हैं, 26 नंबर श्लोक देखिए, 26, वही हमने लिखा है आपको कि बदर की विभिन्न कल्पनाओं के साथ मदन फल के 10 योग। मिला 26 उसी पेज पे, 901 नंबर पेज पे देखिए, 26वां श्लोक नीचे पर्याय के ऊपर।
नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हमने आपको स्टार्टिंग में जब हमने बताया मदन जी अच्छे धावक, तो मदन फल के कितने योग बताए हमने आपको? 133। 133। अब देखिए यहाँ पे एक बना हुआ है चार्ट और इसमें सब दिया हुआ है। कसाय के द्वारा 9, मात्राओं में 8, दूध और घृत के साथ 5, नस्य के लिए 1, वर्ती के 6, लेह में 20, मोदक यानी लड्डू के रूप में 20, उत्कारिका पूड़ी को बोलते हैं, कुछ इस तरीके से बनती है। हालांकि शस्कुली भी पूड़ी को ही बोलते हैं। तो उसमें 20 है, शस्कुली में 16 है, कभी नहीं पूछा जाएगा बच्चा। अगर हमने आपको पीडीएफ भेजा है तो देखिएगा कुछ हमने ट्रिक बनाया है वहाँ पे, जिसमें 20 वाले हमने उलेमा लिखा हुआ है। 20 वाले जो है उलेमा, उसे उत्कारिका है, ले से ले है, माँ से मोदक है। तो इन तीनों में 20-20-20 है ना। और एक मैंने लिखा हुआ है पप्पू सूखा 16 में, पप्पू यानी पूप, सूखा मतलब शस्कुली 16 में, इन दोनों में 16-16 है। फार्चून 1 लिखा होगा उसमें, पा से फाड़ित हो गया, चूर्ण मतलब चूर्ण, फार्चून, फार्चूनर होता है ना, फार्चून जो रिफाइंड आता है, तो फार्चून में 1 योग है। तो इस तरीके से उसको देखिएगा, जो याद हो जाएगा कर लीजिएगा। तो ये 133 योग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। समरी अगर बात करते हैं इस चैप्टर में कि क्या क्या मुख्य रूप से हमको पढ़ना है, अगर उल्टा देखें तो पहले तो इसका पर्याय देखिएगा, बदर के 10 योग देख लीजिएगा। अभी जो हमने चार्ट में बताया ट्रिक से जितना याद आ जाए वो कर लीजिएगा, पीडीएफ हमने आपको भेज रखा है। वमन कर्म कैसे कराते हैं, वमन कर्म के पहले क्या करते हैं, कैसे आहार देते हैं, कब तक वमन कराते हैं, पित्तांत वमनम, जब तक पित्त न निकल जाए। फिर उसके पहले हमने आपको बताया था कि वमक एवं विरेचक द्रव्यों की कारमुकता मैकेनिज्म कैसे होती है, ऊष्म, तीक्ष्ण, व्यवाही, विकासी, विकासी शब्द आया था वहाँ पे, ये सब हमने आपको लिखाया था। और एक चीज और वहाँ पे बताया था हमने आपको कि महाभूत कौन कौन से होते हैं, जल और पृथ्वी था विरेचन द्रव्यों में, और टीवी हमने बताया था वमन में था। ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में संक्षिप्त रूप से पढ़ी हैं। दूसरा चैप्टर देखिएगा, जीमूतक कल, यहीं पे 902 नंबर पेज पे मिला। यस सर। कितने योग हैं मदन जी अच्छे धावक, जी से जीमूतक कितने योग बताए थे? 40, 39। 40। 6 जोड़ा था तो 39 हो गए थे। देखिएगा, गारागरी, वेणी, देवताड़क, ये 3 जीमूतक के पर्याय हैं, है ना। वेणी में देवता ने गरारे किए, वेणी में देवता ने गरारे किए, वेणी में देवता ने गरारे किए। कभी कभी पर्याय से पूछ लेता है, ध्यान देना इस बात को। कभी कभी विष पुष्पक का ही पूछ लेगा कि विष पुष्पक के नस्य के लिए कितने योग हैं, है ना। पिंडीतक फल के मोदक के रूप में कितने योग बताए हैं चरक ने, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। एक राट है तो इस तरीके से उसके सिनोनिम जरूर याद रखिएगा सभी के। तो ये हुआ आपका पर्याय। विमर्श में देखिएगा लिखा होगा पहले पेज की आखिरी लाइन, देवदाली के फूल और फल ही वामक होते हैं, इसके पुष्प और फल यही वामक का रूप में कार्य करते हैं, पुष्प और फल। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, जीमूतक का प्रयोग मिला। श्लोक का सेकंड वर्ड देखिएगा, त्रिदोषग्न, यानी कि वात, पित्त और कफ का शमन करने वाला है। तो जीमूतक क्या करेगा, तीनों दोषों का शमन करेगा, साथ ही साथ ज्वर, श्वास, हिक्का, ये आया होगा देखिएगा 4 नंबर श्लोक में, ज्वर, श्वास, हिक्का को अंडरलाइन करिएगा। नीचे आइएगा, जैसे वहां पे हम लोगों ने मदन फल की मात्रा कितनी देखी थी अभी, अंतर नख मुष्टि प्रमाण बताया था ना अभी पीछे, अभी हम लोगों ने पीछे मदन फल में पढ़ा अंतर नख मुष्टि। यस सर। यहाँ पे देखिए जीमूतक की मात्रा में क्या हुआ है, चूर्ण को शुक्ति के प्रमाण में, शुक्ति कितना होता है, आधा फल या उसी को 2 तोला, शुक्ति प्रमाण
या उसी को दो आधा पल या 2 तोला कह रहे हैं। तो याद रखिएगा जीमूतक का प्रमाण दिया हुआ यहाँ पे शुक्ति प्रमाण। श्लोक में आया हुआ चूर्णस्य पयसा शुक्ति वात पित्तार्जितः पिबेत। और ये जो मात्रा बता रहे हैं वात पित्त रोग से पीड़ित मनुष्य को बता रहे हैं। हालांकि ऊपर इन्होंने वात पित्त कफ शामक बताया है, लेकिन यहाँ पे जो मात्रा बता रहे हैं वीआईपी के लिए बता रहे हैं शुक्ति प्रमाण में। ठीक है ना, वीआईपी को शक्ति प्रदान करता है, वीआईपी को शक्ति प्रदान करता है, यानी वात पित्तज व्याधि में शुक्ति प्रमाण में जीमूतक को देना है। फिर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, कफजन्य अरोचक कास पांडु रोग में यक्ष्मा में जीमूतक के फल को सूरामंड में रात में भिगो देते हैं और प्रातः काल में मसल कर छान कर उसे पिलाना है। यानी यक्ष्मा में क्या करना है, सूरामंड में प्रयोग करना है, सूरामंड में भिगो कर। कुछ है नहीं बच्चा, पेज खाली खत्म होगा, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बता देंगे। जैसे वहां पे हम लोगों ने बदर के साथ में कितने योग देखे अभी? 10 10 योग। पेज नंबर 904 पे देखिएगा, जीमूतक के 8 मात्रा योग। मदन फल के समान जीमूतक फल के भी 8 मात्रा योग होते हैं, किंतु इनकी मात्रा 1 कोल की होती है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके भी जो होते हैं 8 मात्रा योग हैं। पेज नंबर 902 पे आइए, 902 देखिएगा, वहाँ कषाय के द्वारा 9 योग हैं और मात्रा के द्वारा कितने हैं? मात्राओं में देखिए वहाँ कितना लिखा हुआ है? 8 मिला? यस सर। चार्ट में वही यहाँ लिखा हुआ, जैसे मदन फल के 8 थे वैसे ही इसके भी कितने हैं? 8 ही होंगे, किंतु इनकी मात्रा 1 कोल है। अगले पेज पे आ जाइएगा, क्षीर के साथ में 6, 6 से क्षीर, 6 से 6, तो क्षीर के साथ में 6 हुआ, सूरामंड के साथ 1 है। मात्रा योग जैसे मदन फल का था वैसे यहाँ भी 8 है, तो लिख लीजिए मात्रा योग में मदन फल के समान। और घृत में कितना है? 1 योग है, और 2 और है उसको भी देख लीजिएगा। गुरुचि के साथ 9 है और आरगवत के साथ कितना है? 10 है। तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 39 आएगा। देख लेना एक बार, है ना। तीसरा क्या है? इक्ष्वाकु कल्प अध्याय। इक्ष्वाकु कल्प अध्याय है, लिख लीजिएगा। इक्ष्वाकु का वीर्य शीत है, इक्ष्वाकु वीर्य शीत है। पर्याय की बात करते हैं। श्लोक नंबर 3 देखिएगा, क्या क्या दिया हुआ है? कटुक अलाबू, अंडरलाइन करिएगा, कटु अलाबू। पिंड फला, अभी हम लोगों ने पीछे बात किया था ना, पिंडितक फला क्या है? मदन फल, और पिंड फला क्या है? इक्ष्वाकु है। अगर कंफ्यूजन होगा ना तो सबको नंबरिंग भी आप कर सकते हैं, ये दूसरे का था, ये तीसरे का था, क्योंकि हमको जब मदन जी अच्छे धावक पता है तो हमको सीक्वेंस पता रहेगा। अब जैसे हमको ये पता है कि पिंड फला तीसरा वाला है, पिंडितक फला पहला वाला ही है ना। इस तरीके से आपको याद रहेगा। वेड़ी कौन सा था? दूसरा वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको याद करिए। नंबरिंग से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको 6 के 6 जो हैं क्रम से याद हो चुके हैं। पिंड फला इक्ष्वाकु तो है ही है, और फलिनी यहाँ पे लिखा हुआ है। एक और लिख लीजिएगा, तित लौकी, तित लौकी भी लिख लीजिएगा, तित लौकी। पांचवा नंबर श्लोक देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इक्ष्वाकु साधित क्षीर, जिस में फूल न आए हों ऐसे तितलौकी के कोमल पत्र को, मतलब जिसमें पुष्प ना आए हों ऐसे तितलौकी के पत्र को लेना है, मुट्ठी भर लेकर। मुष्टि आया हुआ है, वहां पे अंतरनख मुष्टि था मदन फल में, यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर श्लोक के बीचों बीच मुष्टि शब्द आया होगा। तो प्रमाण कितना हो गया इक्ष्वाकु का? मुट्ठी प्रमाण। मुष्टि मतलब मुट्ठी।
लिखिएगा इच्छाओं को मुट्ठी में, इच्छाओं को मुट्ठी में। तो इक्ष्वाकु क्या हो गया? मुष्टि प्रमाण में। उस पत्र को, एक मुष्टि पत्र को लेकर कितना दूध लेना है? एक प्रस्थ क्षीर आया होगा, क्षीर प्रस्थ को अंडरलाइन करिएगा। एक प्रस्थ क्षीर में पकाना है। पक जाने के बाद पित्त के उद्रिक्त होने पर कफ ज्वर में वमन के लिए पिलाना है। मतलब कि इसका सेवन कफज ज्वर में वमन कराने के लिए कर रहे हैं, कफज ज्वर में वमन कराने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, इस क्षीर का। अंडरलाइन करिएगा मुष्टि को, क्षीर प्रस्थे और कफज ज्वर को। जो चौथा नंबर श्लोक छूट गया है उसमें विष विकार को अंडरलाइन करिएगा। काश श्वास, और सबसे इंपॉर्टेंट है छर्दी में ही बता रहे हैं, अगर किसी को वमन हो रहा है तो वहां भी देखिए काश श्वास विष छर्दी ज्वरार्ते। तो मतलब छर्दी में भी कौन सा योग बता रहे हैं? इक्ष्वाकु का प्रयोग बताया जा रहा है। तो छर्दी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा। विष विकार, गलगंड, गंडमाला, इन सब में प्रयोग आया। 9 नंबर श्लोक देखिएगा। 9 नंबर श्लोक, इक्ष्वाकु का अजा क्षीर के साथ भावना देकर, अजा क्षीर आया होगा, अजा क्षीरण। 9 नंबर श्लोक को अजा क्षीरण अंडरलाइन करिएगा। और जिन व्याधियों में प्रयोग कर रहे हैं उसमें गलगंड, गंडमाला, विष विकार और सबसे इंपॉर्टेंट है श्लीपद, फाइलेरिया। यानी कि जहाँ पे स्वेलिंग वाली व्याधियां हैं, आप देखेंगे गलगंड, गंडमाला, ग्वाइटर वगैरह भी स्वेलिंग होते हैं, श्लीपद में भी स्वेलिंग, और ग्रंथि जहाँ गांठ बन रही है, ग्रंथि में भी गांठ बनती है, उदर रोग में, गुल्म में, इन सभी में क्या करते हैं? इक्ष्वाकु बीज साधित अजा क्षीर का प्रयोग बता रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा 9वां श्लोक। और पांडु और कामला में भी प्रयोग बता रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, जहाँ पे जीमूतक लिखा हुआ है श्लोक नंबर 13 के नीचे, हिंदी में जीमूतक का वर्धमान योग लिखा हुआ है ना, मिला? Yes, sir. जीमूतक काट के इक्ष्वाकु लिख लो, जीमूतक को काट के इक्ष्वाकु लिख लो। बाकी इसको हम अगली क्लास में बताएंगे। छोटा छोटा ही है, बस खाली मार्क करते रहो। जो क्वेश्चन बनेगा आपका, बनेगा इन्हीं चैप्टर से, आपका पहले से 12वें से। और आपको बता दे रहे हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा 12 तक पहुंचते हैं, फिर चाहिए। पेज नंबर 922 देखिएगा, 922, कल्याणक गुण मिला? तो Yes, sir. लेसन Yes, sir. हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद व्यवसाद गुटिका मिलेगा अगले पेज पे आपको, ये पूछा जाता है उसी के अगले पेज पे, व्यवसाद गुटिका। म्यूट कर लो, किसी का अनम्यूट है भाई। पेज नंबर 933 देखिएगा, 933, सुधा, जिसको हमने बताया था 20 योग होते हैं, इस सुधा के भेद की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 933 पे देखिएगा, मिला? Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट है, सुधा के भेद। और आपका इंपॉर्टेंट है, अभी आगे और बताते हैं। पेज नंबर 942, 942, श्लोक नंबर 31, कामला नाशक योग, मिला? 31 नंबर श्लोक देखिएगा 942 पे। Yes, sir. Yes, sir. ये कामला नाशक योग इंपॉर्टेंट है।
946 पे देखिएगा, तीक्ष्ण विरेचक द्रव्य के बारे में नीचे लिखा हुआ है 946 पे, तीक्ष्ण विरेचक द्रव्य मिला। Yes, sir. Yes, नेक्स्ट sir. नेक्स्ट पेज पे 947 पेज पे विभिन्न संशोधनों का प्रयोग। Yes, sir. 948 पेज पे आइए नीचे, वमन औषधि के पाक की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया था, अपक्वमनम दोषम पच्यमानम विरेचनम लिखाया था। 62 नंबर श्लोक अंडरलाइन Yes, sir. करिएगा, 62 अंडरलाइन करिएगा। फिर 949 पे आइएगा, 63 नंबर श्लोक में दिया हुआ कि विरेचक द्रव्य पीने पर यदि औषध दोषों को न निकाल कर पच जाए, यानी कि पाचन हो जाए उसका, लेकिन विरेचन न होने पाए, तो फिर क्या करना है, विरेचन औषधियों का वमन हो जाए तो धीरे से जो धीर वैद्य है उसको चाहिए कि पुनः विरेचन, या तो वमन के रूप में वो औषधि बाहर निकल जाएगी या तो उसका पाचन हो जाएगा लेकिन विरेचन नहीं होगा, तो दोबारा औषधि देनी चाहिए। फिर नीचे लिखा हुआ है अवशिष्ट दोषों की शांति, वमन विरेचन के द्वारा पूर्ण रूप से जिनका शोधन नहीं हुआ है ऐसे व्यक्तियों को भोजन और अंतरपान के द्वारा बचे हुए दोषों को शांत करना चाहिए। फिर अगले पेज पे आएगा 950 नंबर पेज पे, आप विरेचन कराने के लिए आपने औषध दिया और उसका वमन हो जाए तब क्या करना है, आपने औषधि को पिलाया, ये विरेचन के लिए हम दे रहे हैं, और उसको वमन के रूप में वो बाहर निकाल दे, तब क्या करेंगे, विरेचन के अतियोग में क्या करेंगे हम लोग, है ना। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे 12वां चैप्टर, जैसे हम लोगों ने पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट पढ़ा वैसे ही ये 12वां चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और छूट गया है मदन जी, अच्छे धावक, तो 5वां चैप्टर बता, पेज नंबर आइएगा 912 मिला, बिल्कुल Yes, नीचे sir. वत्सक कुटज Yes, की sir. बात कर रहे हैं। पुरुष कुटज, पुंग कुटज और स्त्री कुटज का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है ना। तो है कुछ नहीं, ये एक लेक्चर में कल खत्म हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहला और 12वां चैप्टर ही है। ठीक, तो कल हम लोग इसको फिनिश करेंगे, फिर सिद्धि स्थान और पंचकर्म स्टार्ट करेंगे हम लोग।